नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो लाखों भारतीय परिवारों की चिंताओं का कारण बन चुका है और ये है स्कूल फीस में बढ़ोतरी। हाल ही में दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर सैकड़ों अभिभावकों ने स्कूल फीस में हो रही निरंतर वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप ये है कि ये बढ़ोतरी बच्चों के भविष्य पर एक भारी बोझ डाल रही है और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अब पेरेंट्स ने सरकार से स्कूलों की फीस संरचना में पारदर्शिता लाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि बच्चों की शिक्षा को एक व्यापार ना बनाया जाए। आज के इस शो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के कारण आखिर क्या है, समस्याएं यहाँ पर क्या पैदा हो रही हैं और सरकार को इस मामले में क्या कदम उठाने चाहिए। सरकार जो कदम उठा भी रही है, क्या वो काफी है? साथ ही हम देखेंगे कि क्या सच में शिक्षा का खर्च एक बड़ी चिंता बन चुका है या फिर इसमें कुछ और भी छुपा हुआ है। जो बड़े सवाल आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। फीस बढ़ोतरी पर सरकार आखिर क्यों चुप है? क्या शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है? कब तक चलेगी स्कूलों की ये मनमानी? क्या देश में पढ़ाई सच में इतनी महंगी अब होनी चाहिए? हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आइए तारुफ करा देती हूँ इनसे आप सभी का। आज़ाद सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस के, जो कि ये प्रोटेस्ट भी कर रहा है। मीनल गोयल है हमारे साथ, फाउंडर एजुकेटर है, सीए भी हैं, एक्स डेलॉयट केपीएमजी, और इन्होंने दरअसल एजुकेशन इन्फ्लेशन, पढ़ाई लिखाई का जो खर्च बढ़ता जा रहा है उस पर एक बात भी की है, एक पोस्ट भी डाली है, और इन्हीं से हम समझेंगे कि आखिर ये खर्च कितना भारी पड़ रहा है। प्राजक्ता गौतम है, प्रेसिडेंट है दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो चलिए, मेहमानों से तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर मसला क्या है और उनकी दिक्कत कितनी बढ़ गई है। डीओई ऑर्डर्स तो इशू करता है लेकिन उनको कंप्लाई नहीं करा पाता। कोई भी स्कूल उसको कंप्लाई करता ही नहीं है, डीओई के ऑर्डर्स को कुछ नहीं मानता। या तो डीओई जानबूझ के उनको कंप्लाई नहीं कराना चाहता है, या फिर कहते हैं स्कूल्स इतने पावरफुल हो गए हैं आज इस राज्य के अंदर कि वो उसको कंप्लाई करना ही नहीं चाहते। इसके बाद कहते हैं फीस के बाद मुद्दा आता है कि जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है, जो भी पेरेंट खड़ा होता है फीस के अगेंस्ट, उसके बच्चों के साथ गलत होना स्टार्ट हो जाता है स्कूल्स के अंदर। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा बिल बहुत अच्छा है, दिखाओ तो सही भाई। अगर आपका बिल इतना अच्छा है तो आप दिखाने से डर क्यों हो? लाओ बिल, लाओ, पब्लिक में लाओ, पब्लिक डोमेन में लाओ, पब्लिक डोमेन में लाके 30 दिन के लिए आपको पब्लिक की राय लो। अच्छा होगा तो अच्छा ही कहेंगे ना, हम बुरा थोड़ी कहेंगे। जो बढ़ी हुई फीस है वो रोल बैक करी जाए, बच्चों के अगेंस्ट जो कोरेसिव एक्शन लिए जा रहे हैं वो बंद किए जाएं। हमारे स्कूल में हम लोग फीस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ होता है। हमारी डिमांड स्कूल से बार बार एक ही है कि अगर आपके पास कोई भी डीओई का या कोई और डिपार्टमेंट से, कोर्ट से अगर आपके पास कोई अप्रूवल है फीस बढ़ाने का तो आप दिखाइए, तो वो उसको दिखाने में भी सक्षम नहीं है। आजाद, फिलहाल सूरत हाल क्या है? शुरुआत आप ही से मैं करना चाहती हूं क्योंकि प्रोटेस्ट काफी दिनों से यहाँ पर चल रही है। मेरे ख्याल से आप सभी ने कोशिश भी की सीएम साहिबा से मिलने की, लेकिन उसके बावजूद भी जू नहीं रेंग रही है किसी भी कान पर। यस, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लास्ट जो हम 30 तारीख को हम प्रोटेस्ट के मूड से नहीं गए थे, हम जस्ट सीएम साहिबा से उनके मॉर्निंग में जो वो अपना लगाती हैं लोक अदालत, उसमें हम गए थे और हमने, कहते हैं, हमारी एक ही डिमांड थी उस दिन कि आप एक ओपन डायलॉग रखिए कि ताकि, कहते हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, एग्रीव्ड पेरेंट्स हैं डिफरेंट स्कूल्स के, वो वहां पर आए और अपनी ग्रीवियंसेस रखें। उसी के आधार पर आप एक्शन ले पाएंगे कि आप जब हमसे पूछेंगे नहीं हमें प्रॉब्लम क्या है, तो आप एक्शन किस आधार पे लेंगे। सो कहते हम गए थे, बट वहां पर बैरिकेड लगाकर हमें रोक दिया गया था। उसके बाद उन्होंने हमें सचिवालय बुलाया। उनमें से, कहते, जो भी पेरेंट्स गए थे उनमें से 4-5 लोगों को उन्होंने इजाजत दी सचिवालय आने की, और वहां पे उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा हम पब्लिक डायलॉग जल्दी रखते हैं। बट कहते हैं आज तक 20 दिन हो गए हैं, हमने रिमाइंडर्स भी भेजे उनके पास, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मजबूरन हमें 19 तारीख को फिर से जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करना पड़ा। बट हमें लग नहीं रहा कि किसी के भी, कहते, कानों पे कोई किसी भी प्रकार की कोई जू रेंग रही है या फिर उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, चिंता का विषय बनती जा रही है। अगर आज के टाइम में कोई भी अगर, कहते हैं, किसी का 12 लाख का भी पैकेज है, 1 लाख महीना भी कमा रहा है, तो उसके लिए 2 बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड करना एक बहुत बड़ा एक टास्क बन गया है। तो हमारी जो बेसिकली ओपन डायलॉग की जो डिमांड थी वो तो पूरी हुई नहीं, लेकिन उसके अलावा जो हमारी जो बेसिक डिमांड्स हैं
क्योंकि मैं सभी पेरेंट फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले तो जो अनकंट्रोलेबल फी हाइक्स हैं, कंट्रोलेबल जो फी हाइक्स हैं, आर्बिट्ररी फी हाइक्स हैं, उनको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा रहा है। अगर डीओई कोई ऑर्डर देता भी है तो डीओई के ऑर्डर्स को स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली जो ये हो रहा है, ये डीएफआर जो कानून है उसका कंप्लायंस इशू है। आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन अपराजिता आपके पास आऊंगी मैं तब तक। वो यही सवाल जो मैंने अभिषेक राजपूत को पूछा था आपके सामने रखती हूँ। जब बढ़ी हुई फीस आती है तो वो किस बिना पर मांगी जाती है, क्या बोलकर मांगी जाती है? इसमें कविता जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा तो हमें ये समझना होगा कि कौन सी फीस लीगल है, कौन सी फीस इलीगल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि ये फीस का मामला नया नहीं है और ये फीस का मामला सालों से चलता आ रहा है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के देखें तो एक दुग्गल कमेटी भी बैठी थी, जस्टिस की अध्यक्षता में वो कमेटी बैठी थी। उसके बाद जब 6 पे कमीशन आया, 2009 की मैं बात करूं, तब भी जब ये हाई कोर्ट में केस गया और ये केस फाइल किया गया था 2009 पे, अगर मैं डब्ल्यूपी केस की बात करूं तो 2011 में जस्टिस अनिल देव, मतलब कोई जो कमेटी बैठी है जिसने जांच पड़ताल करनी है, एक जज की अध्यक्षता में कमेटी बैठी, उस कमेटी ने भी ये जांचा, 6 पे कमीशन पे जो बैठी थी उस कमेटी ने भी ये जांचा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो गलत तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। अब सही फीस कौन सी होती है? अगर जस्टिस अनिल देव कमेटी से पहले दुग्गल कमेटी की बात करें तो उन्होंने हेड्स को डिफाइन किया हुआ है कि आप केवल इन्हीं हेड्स में फीस ले सकते हैं और फीस बढ़ाने के ये पैरामीटर्स होंगे। समस्या ये है कि उन हेड्स के अलावा जो हमारे लिमिटेड हेड्स हैं, उन हेड्स के अलावा भी रोज नए हेड्स को इजाद कर देते हैं स्कूल वाले और उसकी डिमांड करते हैं। बट चेक एंड बैलेंस जिसको करना होता है वो है शिक्षा विभाग। क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री में इसलिए लेके गई क्योंकि पहले आई थी कांग्रेस सरकार, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार, आज की डेट में बीजेपी आ गई है। मैं इसको पॉलिटिकल जानबूझ के लेके आज की डेट में जाना चाहूंगी। रीजन, कोई भी पेरेंट्स की बात नहीं समझ रहा। आज की डेट में क्या कारण है? कल की आप वीडियोस देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी प्रोटेस्ट में आना पड़ा है। ये जो इनसेंसिटिविटी है जो पॉलिटिकल पार्टीज में जा चुकी है, प्लस इस पूरे मैं बोलूंगी एक जो स्कैम चल रहा है पेरेंट्स के साथ, जो धोखा दिया जा रहा है, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, डेफिनेटली इसमें प्रशासन में जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो भी लिप्त हैं। जैसे आजाद जी ने बोला, ऑर्डर आ जाता है, भाई जब ऑर्डर आ जाता है उसके इम्प्लीमेंटेशन करवाने की भी जिम्मेदारी भी तो शिक्षा विभाग की है ना। या तो आप सीधा ये बोलो कि जी हम ऑर्डर तो ला देंगे, क्यों ऑर्डर इससे ला देंगे क्योंकि पेरेंट्स का दबाव है, बट मैं तेरे साथ गारंटी लेता हूँ, तेरा मेरा हमारा दूसरा बिजनेस है, इसलिए मैं गारंटी देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाऊंगा। तो पेरेंट्स भी खुश और तुम भी खुश। पेरेंट्स इसलिए खुश क्योंकि ऑर्डर आ गया। तो समस्या यहाँ पर ये हो रही है कि निर्धारित जो फीस के हेड्स होते हैं, नंबर 1 उन हेड्स में फीस नहीं ली जाती है, उससे ज्यादा हेड्स लाए जाते हैं। दूसरी बात, इलीगल फीस को भी, अभिषेक जी की बात को भी मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जो पेरेंट है या दिल्ली के 99% पेरेंट्स हैं वो फीस दे रहे हैं, पूरी फीस दे रहे हैं, बट वो डिफरेंशियल अमाउंट नहीं दे रहे जो स्कूल ने गैर कानूनी तरीके से बढ़ाए हैं। मतलब अगर सरकार या एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि आपकी 5,000 रुपए की लीगल फीस है, लीगल इसको मैं डिफाइन करने के लिए कह रही हूँ फिगर को, कि आपको 5,000 देनी है, पेरेंट वो 5,000 रुपया दे रहा है, बट स्कूल कहता है मैं 5 नहीं मैं 7,000 लूंगा, तो पेरेंट कहता है मैं तेरे को 7 नहीं दूंगा, मैं तेरे को 5 दे रहा हूँ, 2,000 रुपए का तेरा और मेरा डिस्प्यूट है। मैं कविता जी इसको एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मीडिया के माध्यम से, मैं माफी चाहूंगी, मीडिया के माध्यम से ये परसेप्शन रेडी करने की कोशिश की जाती है कि पेरेंट्स पैसा नहीं देना चाहता। हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं तो वहां पे जजेस के भी दिमाग में ये बैठ गया है कि तुम फ्री में पढ़ाना चाह रहे हो, क्योंकि स्कूल की तरफ से जो लीगल टीम आती है वो यही दर्शाने की कोशिश करती है कि ये डिफॉल्टर्स हैं, ये लोग पैसा नहीं देना चाहते, ये लोग फ्री फंड में पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि मैं कानून, मैं लॉ अबाइडिंग पेरेंट्स हूँ, मैं उस कैटेगरी में से आती हूँ। आप मुझसे कहते हैं, सरकार कहती है कि कानूनी रूप से आपको ये फीस पे करनी है, मैं पे कर रही हूँ, गैर कानूनी हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। अब अंत में समस्या ये आती है,
अब इस सरकार को भी आप देखिए 6 महीने हो चुके हैं जब सरकार एक बिल ला सकती है, तो आज भी अगर तुम कहते हो कि तुम्हें पेरेंट्स की समस्या नहीं पता, हम नहीं मान सकते। आपका चुप रहना यानी कि बाकी जो करप्ट सिस्टम को सपोर्ट करना है, क्योंकि आपकी चुप्पी डेफिनेटली पेरेंट्स को, बच्चों को ये मैसेज दे रही है कि आप पेरेंट्स के या बच्चों के भविष्य पे ध्यान नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि स्कूलों में बच्चे प्रताड़ित हों। इसके ऊपर तो यहाँ पर हर तरफ से जो है वो मार पड़ ही रही है, और ये कहानी केवल दिल्ली की ही नहीं है। मेरे ख्याल से अधिकतर राज्यों में, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद समेत कई शहरों में हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स परेशान है और जिस तरह से मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जाती है। मीनल गोयल जो हमारे साथ हैं, इन्होंने पिछले दिनों बाकायदा एक पोस्ट भी डाली थी जहाँ पर मीनल आपने ये कैलकुलेट करके बताया था कि कैसे सालाना लगभग 2.5 से 4 लाख रुपए जो है आपको पर किड जो है बतौर स्कूल फीस देना पड़ता है, और ये किस तरह से मिडिल क्लास पर भारी पड़ रहा है। हम तो स्कूल की पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, अब तक तो हम कॉलेज तक पहुंचे ही नहीं है, उसके बाद उसकी स्पेशल एजुकेशन तक पहुंचे ही नहीं है। एजुकेशन लोन हम सबको पता है एक बहुत बड़ी सहूलियत है, लेकिन बच्चे के शुरुआती दिनों में कोई एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहेगा। उच्च शिक्षा की जब बात आती है तभी ही माता पिता एजुकेशन लोन जैसे विकल्प को कंसिडर करना चाहते हैं, लेकिन जो आंकड़े आप बता रही हैं उससे तो लगता है कि पहली ग्रेड से ही आपको जो है एजुकेशन लोन लेना पड़ जाएगा। चुकाते चुकाते अब वो लोन तो लेना, लोन भी बढ़ता रहेगा और साथ ही उसकी अदायगी भी बढ़ती रहेगी। मीनल, कैसे ये कॉस्ट फैक्टर आप बताना चाहेंगी दर्शकों को? थैंक यू सो मच कविता जी, मुझे यहाँ पे इस डिस्कशन के लिए बुलाने के लिए। तो जब हमने ये एनालिसिस किया, ये बेसिकली हमारी एक लिविंग रूम डिस्कशन से स्टार्ट हुआ, जहाँ पर मेरे फादर ने मेंशन किया कि कैसे मेरे टाइम पर आज से 10 साल पहले स्कूल की जो हम लोग फीस देते थे 1 साल की, वो होती थी तकरीबन कुछ 30,000 रुपये मैक्सिमम। आप अब 10 साल के बाद देखिए, हम अब डिस्कशन करते हैं कि जो मेरे नीस और नीसेज हैं उनकी जो फीस है आज 1 से 2 लाख रुपए पहुंच चुकी है। और जैसे हम ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर रहे हैं, अभिषेक जी ने मेंशन किया कि कैसे अलग अलग हेड्स में बच्चों से स्कूल की फीस ली जा रही है। अब आप देखिए कि अगर आप यूनिफॉर्म की बात करें, बच्चों की आज 2-3 तरीके की अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं, जो एक वो फ्राइडे को पहनेंगे, किसी एक्टिविटी के लिए पहनेंगे, जो वो एक स्कूल में पहनेंगे। इसके बियॉन्ड आप बुक्स देखिए, जो बुक्स स्कूल वाले आज प्रिंट करवाते हैं वो अपने ही पब्लिशर से प्रिंट करवाते हैं, वो आप कहीं से खरीद भी नहीं सकते हो। हमारा जब एनालिसिस हमने ये रन किया था तो हमें एक इंटरव्यू मिला था, एक हैदराबाद के पेरेंट थे जिन्होंने बताया कि कैसे 5th क्लास के बच्चों की स्कूल की फीस 7,000 रुपए है, मतलब सॉरी बुक्स का कॉस्ट है आज 7,000 रुपीज, जो कि एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसके बाद अगर हमने डीपीएस आरके पुरम का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया, तो हमने देखा अगर बच्चा 11th और 12th में है तो उससे अलग से साइंस के चार्जेस लिए जाते हैं। अब आप मुझे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब ऑलरेडी आप एक स्कूल की फीस दे रहे हो, आप एजुकेशन के लिए और जो भी इक्विपमेंट्स है स्कूल के आप उसके लिए ऑलरेडी पे कर रहे हो, तो ये साइंस के जो चार्जेस हैं हमसे अलग से क्यों लिए जाते हैं? तो जो ये हमने पूरा एनालिसिस किया, अपेरेंटली हमने ये रियलाइज किया। अब जैसे मैं आपको मेरी नीस की बात कर रही हूँ, अभी उसकी क्वार्टर की फीस जाती है 30,000 रुपीज, लेकिन उसके पहले महीने की फीस जाती है 72,000 रुपीज, क्योंकि उसमें एक अलग से इंडक्शन के चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हमने डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया तो हमें पता चला कि अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल लोगे आज की डेट में तो उसकी फीस 1 से 2 लाख रुपए जाती है, और यहीं आप कोई एलीट स्कूल चूज कर लो तो फिर वो तो अब 4 लाख से ऊपर जाती है। आपसे एसी के चार्जेस लिए जाते हैं। बच्चा अगर स्विमिंग ज्वाइन करना चाहता है तो कितने स्कूल्स में स्विमिंग के भी अलग चार्जेस लिए जाते हैं। स्केटिंग की एक्टिविटी करनी है तो उसके भी अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। तो अपेरेंटली मोटा मोटा आज इंडिया की एक मिडिल क्लास फैमिली 3 से 4 लाख रुपए का कमाती है, जिसमें से 40 से 50% तो उनका स्कूल की फीस देने में ही चला जाता है, अगर आप एनालाइज करेंगे इस हिसाब से। एंड एक्चुअली में ये मिडिल क्लास के लिए आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि अपने बच्चे की स्कूल की फीस को वो लोग कैसे फंड करें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा जारी है। केवल एजुकेशन इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अलग होता है, मेडिकल इन्फ्लेशन अलग होता है, और बाकी आम इन्फ्लेशन जो कि आप देखते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ोतरी को भी पूरा नहीं कर पाता, वो अलग
चिंता है माता पिता के लिए। तो बहुत सारे ऐसे फ्रंट है, पहलू हैं जहां पर आपको अपनी इनकमिंग सोर्स और इनकमिंग आय को देखना होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज़ाद, अब निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? सरकार क्योंकि संज्ञान अब लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जितना भी ले रही है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स इससे ज़्यादा जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब आगे आपका पक्ष क्या करने वाला है प्रोटेस्ट को लेकर आगे, और कितने दिनों तक आपका कार्यक्रम है, या किस तरह से अपनी बातें और आगे रखी जाने की आपकी प्लानिंग है? ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं। मैडम, हम सभी तरह के जो भी दरवाजे हैं वो सभी खटखटा रहे हैं। हमने प्रेसिडेंट को भी लिखी हैं चिट्ठियां, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठियां लिखी हैं, हम सीएम साहिबा से तो हम मिले भी हैं। बट कहते हैं इसका रिजल्ट तो हमें लग रहा है ये प्रोटेस्ट के थ्रू ही, कहते हैं पब्लिक को ही रोड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास जो है सबसे कंफर्ट में रहता है और मिडिल क्लास बहुत ही रेयरली सड़क पे आता है। अब यही प्रॉब्लम है कि स्कूल्स ये इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं आज के टाइम में। DSER जो कानून है उसके अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास प्रोविजन है कि वो CAG ऑडिट करा सकता है स्कूल्स का। अगर वही जो बैठे हैं जिनको एक्शन लेना चाहिए वही एक्शन नहीं लेंगे तो पेरेंट्स को तो रोड पे आना ही पड़ेगा। इसके अलावा लीगली काफी स्कूल्स जा ही रहे हैं, स्कूल लेवल एक्टिविटीज जो स्कूल्स कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, जैसे नया समाज जो एसोसिएशन है NSPA, वो सुप्रीम कोर्ट में इसको लड़ रही है विद जस्टिस फॉर ऑल के साथ। तो इसके अलावा तो अभी तो एट प्रेजेंट जो है हमारे पास सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं सुनते हैं तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास अभी कोई रास्ता है नहीं। हमारे कहते हैं दरवाजे हमारे लिए सारे खुले हैं, हम कोई भी स्टेप आगे लेने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो इसमें जो ऑर्डिनेंस लेके आए, सरकार हमें सीधा ये बोल देती है कि हम आपके लिए ऑर्डिनेंस ले आए, हम आपके लिए ऑर्डिनेंस ले आए हैं, और कहते हैं ये दावा करती है कि पेरेंट्स, और ये नैरेटिव भी फैला दिया जाता है कि पेरेंट्स बहुत खुश हैं इस ऑर्डिनेंस से। बट इस ऑर्डिनेंस के कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, तो वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो कहते हैं पेरेंट्स के लिए कहते हैं हम ऑर्डिनेंस, हम बिल लेके आ रहे हैं, बट उसके ऐसे प्रोविजंस हैं जो पेरेंट्स को ही की वॉइस को खामोश कर देंगे। जैसे वो कहते हैं कि अगर आप फीस से नाखुश हैं, तो अगर स्कूल लेवल कमेटी एक फीस डिसाइड करती है, बढ़ा देती है आपकी, उससे नाखुश हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर एक लेकिन जोड़ दिया जाता है, आपको 15% स्ट्रेंथ के साथ जाना पड़ेगा ऑन रिकॉर्ड। तो 15% स्ट्रेंथ मैडम कभी होगी नहीं, और कभी वो कंप्लेंट्स होंगी नहीं, तो पेरेंट्स की वॉइस वहीं पर रोक दी जाएगी। ये ओनस स्कूल पे क्यों नहीं डाला उन्होंने कि स्कूल बोले 85% पेरेंट्स को साथ लेके आए और स्कूल बढ़ा ले फीस अपनी? क्यों पेरेंट्स के ऊपर ओनस है? ये बहुत सारी ये तो वो प्रोविजंस है जो उन्होंने बताए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जो नहीं बताया वो तो पूरा बिल है, वो बिल तो कहते हैं कितने पेजों का बिल है, उसमें क्या क्या और प्रोविजन है। हम वही तो चाह रहे हैं कि भाई सरकार हमें बिल की कॉपी दिखाए, अपना दिल दिखाए, हमें बिल दिखाए। तो हमें बिल दिखाएंगे तो हम उसमें देख पाएंगे और क्या प्रोविजंस हैं जो हमें और परेशान कर सकते हैं। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस सारी प्रोसेस के अंदर। एजुकेशन की जो प्रोसेस, एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है आज के टाइम पे, उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पेरेंट। उसी को बिल्कुल आप ही बड़े स्टेक होल्डर है, पैसा पेरेंट्स से ही जा रहा है, जो संस्था चल रहे हैं बिल्कुल आप ही की मेहनत की गाड़ी कमाई है। अपराजिता जी, आप क्या बोलना चाहती है? हाँ बोलिए आजाद, खत्म कीजिए। हाँ, तो यही हम चाह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस को रोका जाए और किसको कहते हैं पहले पब्लिक डोमेन में लेके जाएं, और एक जैसे पेरेंट्स की एक बॉडी बनाई जाए, फीडबैक मांगना चाहिए और उसके बाद ही लागू करना चाहिए। जी बिल्कुल। अपराजिता जी, आपको क्या कहना होगा? आप भी एक ही सुर में आवाज उठा रही हैं ऑर्डिनेंस की बात पर? बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे दो चीजें बताऊंगी। पहली बात जो आजाद जी ने कही वो बिल्कुल सही बात की। जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो बिंदु बात किए गए थे वहां पर, वो आपस में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टी है। जैसे 15% की बात इन्होंने बता दी, स्कूल लेवल जो कमेटी बैठेगी वो बताया कि ड्रॉ ऑफ लॉज से होगा, प्रोसीजर नहीं बताया, पीटीए का क्या आज की डेट में रोल है। अगर आप बिल कल को आप ला देते हैं, सितंबर तक की उसकी होगी, जुलाई में हम लोग बैठे, 30 सितंबर आपको बता देती हूँ, स्कूल लेवल कमेटी ने 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है। और आपको ये भी बता दूं, स्कूल इसकी तैयारी कर चुके हैं। पेरेंट्स को हम लोगों ने भ्रम में रखा है, सरकार भी हमें भ्रम में रख रही है। स्कूल इसकी तैयारी पीछे कर रहे हैं, और जैसी बिल आएगा वो तुरंत अपनी फाइल आगे पास कर देंगे। पेरेंट्स से कहीं पर कुछ नहीं पूछा जाता। प्लस मैं मीनल जी की बात में थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे मीनल जी ने बोला इंडक्शन, मैंने आपको क्या बोला था, दुग्गल कमेटी ने कुछ हेड्स फाइनल कर रखे। इंडक्शन के नाम पे या आप किसी भी नाम पे, इंटरेक्शन के नाम पे जब मोटा अमाउंट लेते हैं, दैट कम्स अंडर कॉमर्शियलाइजेशन।
कैपिटेशन फीस के अंडर आता है मीनल जी। वो आप क्योंकि सीए कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वो कैपिटेशन फीस के अंदर आता है। रही बात एसी स्विमिंग के नाम का, दैट कम्स अंडर ईएमआर क्लेविस, यानी कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी मैंडेटरी। यहीं पर हमारे साथ गेम खेला जा रहा है। स्कूल हमें जब बिल देता है, पेरेंट्स अपनी अधूरी जानकारी की वजह से भी पेरेंट्स वो पैसा दे देते हैं, जबकि उनको यही नहीं पता कि ये हेड्स मैंडेटरी हैं या ये आपके पास ऑप्शनल में आते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की अवेयरनेस जब आप मना करते हैं, पता होना चाहिए। अब राजिता जी जब आप मना करते हैं कि आपको ये ऑप्शनल फीचर्स नहीं चाहिए, ये फैसिलिटीज आपको नहीं चाहिए, तब भी जोर जबरदस्ती की जाती है। नहीं देखिए, मैं बताऊं कविता जी, इसमें जोर जबरदस्ती स्कूल तो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये व्यापार बन चुका है, उनका कमाई का मॉल में जरिया, सही जाते बात हैं है। ना, हाँ, तो हाँ। जोर जबरदस्ती करेगा और वो आपको बाय हुक और बाय क्रुक समझाएगा, यहाँ तक कि बच्चों को भी ना मेंटली हरास करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ इंसिडेंट शेयर करती हूँ। महाराजा अग्रसेन है, वहां पर भी शुरू हुआ, एसी के नाम से पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। इस बीच में आपको पहले बता देती हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है कि एसी के नाम का भी स्कूल हर किसी के ऊपर नहीं लगाएगा। अगर एसी अगर आपको लगवाने हैं तो उसका खर्चा जो स्कूल की जो सोसाइटी है वो वहन करेगी। मतलब एसी का पूरा जो तामझाम आप लगवा रहे हैं उसका सारा खर्चा सोसाइटी करेगी। सोसाइटी कौन होती है? जिसके अंडर स्कूल को जमीन मिलती है, मान्यता मिलती है। स्कूल तो एक नाम है जो ब्रांड हो जाता है, वो हमारे आपके समझने की चीज। दूसरी बात, मैं बात करूं एसी की बात, जो मैं आपके साथ केस शेयर करना चाहती थी, तो हमने उसमें पेरेंट्स को अवेयर किया, स्कूल में मुहिम चली। अब वहां पे 2 क्लासेस बनी हुई हैं, एक वो जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं मुझे तो एसी वाला कमरा चाहिए, वो पेरेंट्स 500 रुपया पर मंथ पे कर रहे हैं। एक वो सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे पेरेंट्स कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए एसी। तो यानी कि कहीं ना कहीं स्कूल झुकना पड़ा है, आप देखिए, क्योंकि मेरी डिमांड है, दैट कम्स अंडर ईएमआर क्लेविस। मैंने सिर्फ कानून को समझा, हमने वहां पे मॉडिफाई किया। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स, बट मैं एक चीज और बताऊं कविता जी, यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंसी की कमी है। हम आप इस पोर्टल में बैठे हुए हैं जी, आपको मैं बता देती हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है, स्कूलों को सारी जानकारी, अपनी अकाउंट्स डिटेल भी पब्लिक डोमेन में डालनी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शायद कुछ स्कूल करते भी होंगे, लेकिन अधिकतर स्कूल्स ऐसे भी हैं जो इस तरह की जानकारी को छुपा जाते हैं या गफलत कर देते हैं। शो को खत्म भी करना है मुझे, लेकिन जाते जाते मीनल, क्योंकि आप सीए भी हैं, कोई निवेश का नुस्खा देना चाहेंगी? क्योंकि अब ये लड़ाई तो मेरे ख्याल से लंबी चलेगी, क्योंकि देखिए हर साल की कहानी है ये। आज दिल्ली में है, कल किसी और राज्य की कहानी होती है, जहां पेरेंट्स जो है अपने आप को इस तरह से परेशान पाते हैं। जाते जाते क्या नुस्खा निवेश का देना चाहेंगी आप, कि आप तैयार रहें इस महंगाई के बम्पर बिल के लिए? तो कविता जी, आपका जैसा आपने बोला, ये तो हर साल का है। मुझे अभी तक याद है, मेरे टाइम पर भी स्कूल फीस हाइक की वजह से पेरेंट्स ने बाहर मोर्चा डाला हुआ था स्कूल के कि हमें ये फीस हाइक नहीं चाहिए। तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है मैम, इसमें सबसे पहले तो बहुत जो रिस्क एवर्स हमारे पेरेंट्स हैं, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, जो स्पेशली एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्कीम है। उसके अलावा आप पीपीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और जो हमारे पेरेंट्स जो कि रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा और रिस्क उठाना चाहते हैं, वो लोग चूज कर सकते हैं, थोड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, इंडेक्स फंड्स में, बैलेंस्ड फंड्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उसको डिले करते रहते हैं कि अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। वो करते करते वो समय आ जाता है जब ये हमें एक्सपेंस देना पड़ता है और उसके अगेंस्ट फिर हम लोग लोन लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जल्दी शुरू करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें है कि जब आप बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको अपने आप का भी अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए, कि जिससे अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो तो आपके बच्चे का एजुकेशन और फ्यूचर जो है वो इम्पैक्ट ना हो। और मोर और लेस जब जैसे जैसे ये गोल पास आता जाए, अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो अपने पैसे को थोड़ा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के टुवर्ड्स डाइवर्ट करते रहना चाहिए। और इन्फ्लेशन को प्लीज अकाउंट में लें, क्योंकि हम लोग बस वही मिस कर देते हैं और फिर वो एजुकेशन हम मीट नहीं कर पाते हैं कॉस्ट को। चलिए, रामबाण ये है कि बच्चे के जन्म से ही अगर आप लमसम इन्वेस्ट ना कर सके तो कम से कम अपनी एसआईपी की तो शुरुआत कर ही सकते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्च के लिए जो है काम आएगा। लेकिन मोटी बात ये है
कि अगली बार जब हम मिले तो कम से कम इस बारे में चर्चा ना करें कि लगातार मनमानी तरीके से स्कूल फीस बढ़ रही है। हो सकता है शायद इस बार अगली बार हम ये शो करें कि कैसे इस पर लगाम लगाई है और सरकार की भूमिका यहाँ पर काम आई है, वो क्योंकि उम्मीद हम सभी को वही है और एक तरह से जो इंसाफ की निगाह है वो उन्हीं की तरफ जाकर रुक जाती है, क्योंकि वही जो है इस पर नकेल कस सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर इस मामले का कोई ना कोई हल निकले, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शिरकत करने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।